जो कर रहे थे दैट वाज किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा में हमने जो अभी करा था तो उसमें हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़े थे। बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर था, क्लियर। उसके बाद आपका था बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन स्टार्ट करा था हमने, देन न्यूट्रिशन पढ़ा था हमने, क्लियर। और जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करा था बेटा, तो रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के केस में दो तरह की रिप्रोडक्शंस होती है, जिसमें एसेक्सुअल कॉमन मानी जाती है और एसेक्सुअल सेक्सुअल में अगर आप फर्क देखोगे तो बेसिकली फर्क रहता है कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एसेक्सुअल करते हो तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है और सिंगल पेरेंट के साथ साथ वहां पर कोई गैमीट्स आपके पास नहीं बनेंगे, क्लियर। कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई जाइगोट नहीं बनेगा अगर आप एसेक्सुअल करोगे। तो एसेक्सुअल में जो मेथड्स हमने पढ़े थे उसमें बाइनरी फिजन था, स्पॉरुलेशन था, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्पॉरुलेशन में एंडोस्पोर का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा ध्यान में रखना, क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर थ्योरेटिकल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे तो इस मेथड को मैंने एक और नाम दिया था, दैट वाज पैरासेक्सुअलिटी, क्लियर, अगर आपको याद हो। और मैंने ये भी आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया के केस में होगा दैट इज नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज बेसिकली फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको फॉल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि नो डाउट इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, क्लियर, जो कि सेक्सुअल में होता ही होता है। लेकिन बेटा यहाँ पर ना तो कोई गैमीट बनेंगे ना गैमीट का कोई फ्यूजन होगा, मतलब उसलिए हम इसको ट्रू सेंस में प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते। तो रिप्रोडक्शन का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करके अपने नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर। सम टाइम रिप्रोडक्शन का एक और मतलब लिया जाता है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। कैरेक्टर को ट्रांसफर करना, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना, कुछ नया कॉम्बिनेशन बनना, दैट इज बेसिकली नोन एज रिप्रोडक्शन। तो अगर हम यहाँ पर बैक्टीरिया की बात करें तो जब बैक्टीरिया में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो नो डाउट इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर कोई गैमीट नहीं बन रहा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा और कोई नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज आपने करनी है, मटेरियल का ट्रांसफर, इसके अलावा यहाँ पर कोई नया ऑर्गेनिज्म या कोई नया ऑफस्प्रिंग हमारे पास नहीं बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इसीलिए ट्रू नहीं माना जाता है बैक्टीरिया के केस में। तो इसमें जो सबसे पहली टाइप अगर आप देखो बोर्ड पे, टोटल मैंने 3 टाइप्स आपके पास लिखी है बेटा। द वेरी फर्स्ट टाइप इज नोन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड टाइप आती है ट्रांसडक्शन, थर्ड टाइप आती है कॉन्जुगेशन। अब अगर इन तीनों में हम सबसे पहले बात करें ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो ट्रांसफॉर्म वर्ड है, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज हो जाना, किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना, क्लियर। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो फिनोमिना है दैट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट ग्रिफिथ, और उसने वो किस में डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया में, एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज डिप्लोकोकस निमोनिया, क्लियर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का फिनोमिना है इट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय द ग्रिफिथ, और ग्रिफिथ ने किस बैक्टीरिया में इसको डिस्कवर किया था, डिप्लोकोकस निमोनिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल आप मानो कि आप लोगों के पास एक न्यूट्रिएंट मीडियम है, क्लियर। इस न्यूट्रिएंट मीडियम में ये पड़ा है हमारा होस्ट सेल यानी कि बैक्टीरिया, और इसी न्यूट्रिएंट मीडियम में बाहर हमारे पास पड़ा है फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए। नाउ आप पूछोगे कि व्हाट इज फॉरेन डीएनए और फॉरेन जीन। फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन का मतलब होता है किसी दूसरे बैक्टीरिया का जीन या दूसरे बैक्टीरिया का पार्ट ऑफ डीएनए, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड फॉरेन डीएनए और फॉरेन जीन। तो वो जो फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन बाहर मीडियम में पड़ा है, क्लियर। अब वो वाला फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए किसके अंदर जाएगा, होस्ट बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि जो आपका होस्ट है वो इस फॉरेन डीएनए को डायरेक्टली अपने अंदर लेगा फ्रॉम द मीडियम, और इसमें किसी की हेल्प को नहीं लेगा। तो जो भी जीन इसने लिया उस जीन को इसने अपने डीएनए में क्या करा, ऐड कर दिया। अब जब वो जीन इसके खुद के डीएनए में ऐड होगा तो डेफिनेटली
बैक्टीरिया में आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जो पहले उसमें नहीं थे। तो हमारे हिसाब से बैक्टीरिया यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, यानी कि वो चेंज हो गया। अब आप यहाँ पर देखो, इट इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा, सिर्फ हम मटेरियल को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। और जो आपका होस्ट बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली फॉरेन डीएनए को या जीन को लेगा अपने अंदर और उसको अपने डीएनए में ऐड करेगा, और हमारे हिसाब से वो बैक्टीरिया क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। नाउ दिस इज द फर्स्ट फिनोमिना व्हिच इज नोन एज व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो सेकंड आता है वो ट्रांसडक्शन है आपके पास। अगर आप इन दोनों फिनोमिना को बेटा ध्यान से देखो तो ट्रांस दोनों में सेम है, फर्क कहां पर आता है, एक है ट्रांसफॉर्मेशन और एक है ट्रांसडक्शन। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप ट्रांसडक्शन की बात करोगे बेटा, तो पहली बार ये फिनोमिना डिस्कवर किया था जेंडर एंड लेडरबर्ग ने। क्लियर, कौन से बैक्टीरिया के केस में किया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बेसिकली एक बैक्टीरिया है जो कि डिजीज कॉज करता है। उसके केस में हमने यहाँ पर फिनोमिना डिस्कवर किया था, जो साइंटिस्ट ने करा था उनका नाम था जेंडर एंड लेडरबर्ग। अब आप ट्रांसडक्शन में क्या देखोगे, ट्रांसडक्शन में सपोज ये फॉरेन जीन है या फॉरेन डीएनए है, इसको पहले ऐड करा गया वेक्टर में। वेक्टर आपको पता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, जो प्लाज्मिड है आप उसको एज अ वेक्टर ले सकते हो। क्लियर, जो कैरियर का काम करता है। और इवन अगर आपने वायरस पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि जो वायरस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं उनको बैक्टीरियोफाज बोला जाता है। तो इवन आप बैक्टीरियोफाज को भी एज अ वेक्टर यहाँ पर यूज कर सकते हो, और यूज द प्लाज्मिड एज अ वेक्टर इन केस ऑफ ट्रांसडक्शन। तो फिर बेटा माइक प्लीज म्यूट कर दो। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये है फॉरेन डीएनए और फॉरेन जीन, तो उसको हमने जोड़ा वेक्टर के साथ, उसके बाद वेक्टर ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट की बॉडी के अंदर। होस्ट कौन होगा, होस्ट विल बी सम अनदर बैक्टीरिया। क्लियर, तो यहाँ पर जो फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए है वो होस्ट के अंदर जाएगा जरूर, लेकिन किसकी हेल्प से जाएगा, वेक्टर की हेल्प से। और अगर आप विदाउट वेक्टर ये देखते हो तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि ये अगर फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए हमने होस्ट बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया बट विदाउट यूजिंग द वेक्टर, देन दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर वो वेक्टर की हेल्प से होगा तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसडक्शन। तो ये डिफरेंस रहता है ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन में। एक में यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में वेक्टर यूज नहीं होगा और ट्रांसडक्शन में किसका यूज होगा, वेक्टर का। वेक्टर कैन बी प्लाज्मिड और इट कैन बी द बैक्टीरियोफाज। तो ये आपने करने थे दो फिनोमिना, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड आपके पास कौन सा है, ट्रांसडक्शन। अब लास्ट इसमें कैटेगरी पढ़ते हैं बेटा। लास्ट कैटेगरी का नाम यहाँ पर है कॉन्जुगेशन। दिस इज लिटिल इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है। कॉन्जुगेशन में देखो क्या बताते हैं। पहली बात तो ये फिनोमिना डिस्कवर्ड हुआ था बाय द लेडरबर्ग एंड टेटम। कौन से बैक्टीरिया में डिस्कवर किया था, ई कोलाई, दैट इज एस्चेरिशिया कोलाई। क्लियर, अब कॉन्जुगेशन में होगा क्या, मैं जस्ट एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको बता रही हूँ, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्जुगेशन। आपके पास बैक्टीरिया पॉपुलेशन में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें प्लाज्मिड क्या होता है, एब्सेंट। अब आपको पता है कि प्लाज्मिड में बहुत सारे फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि निफ फैक्टर, एफ फैक्टर, आर फैक्टर, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ सारे। क्लियर, एंड आपको पता है कि जो एफ फैक्टर है बेटा वो फर्टिलिटी फैक्टर है। क्लियर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। तो अब यहाँ पर देख लो जरा ध्यान से, सपोज करो ये आपके पास है एक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के पास खुद का डीएनए है which is known as the nucleoid। उसी के साथ यहाँ पर हमारे पास है सेकंड बैक्टीरिया जिसके पास अगेन पड़ा है खुद का डीएनए which is nucleoid। क्लियर, अब दोनों के पास अगर देखा जाए तो सपोज ये जो बैक्टीरिया है इसके पास एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। अब इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को हमने यहाँ पर क्या नाम देना है, प्लाज्मिड। क्या बोला जाता है इसको, प्लाज्मिड। यानी कि ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया में एब्सेंट है और इसमें क्या है, प्रेजेंट।
तो प्लाज्मिड अगर इसमें होगा तो डेफिनेटली इसमें फर्टिलिटी फैक्टर भी होगा, इज वेरी क्लियर। तो जिस बैक्टीरिया में फर्टिलिटी फैक्टर है उस बैक्टीरिया को बोला जाता है एफ पॉजिटिव। एफ पॉजिटिव का मतलब कि फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है। या फिर उस बैक्टीरिया को नाम दिया जाता है मेल बैक्टीरिया। क्या बोला जाता है उसको? मेल बैक्टीरिया। और दिस बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज द डोनर बैक्टीरिया। क्या बोला जाता है इसको? डोनर बैक्टीरिया। तो एक चीज दिमाग में क्लियर कर लो बेटा, जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उसके पास फर्टिलिटी फैक्टर भी होगा, तो जेनेटिकली उसको बोला जाता है एफ पॉजिटिव, बायोलॉजिकली उसको बोला जाता है मेल, और यू कैन से द डोनर। अदरवाइज बैक्टीरिया में मेल और फीमेल का पता लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनमें कौन सा सेक्स प्रेजेंट होते हैं, समझे? मेल फीमेल बैक्टीरिया में हम किस बेसिस पे बताएंगे? इट इज बेस्ड ऑन द फर्टिलिटी फैक्टर। जिस बैक्टीरिया के पास फर्टिलिटी फैक्टर है वो मेल बैक्टीरिया है, और ऑब्वियसली जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होगा उसको आप क्या बोलोगे? एफ नेगेटिव, या फिर उसको बोला जाता है फीमेल, और इट इज ऑल्सो नोन एज द रेसिपिएंट, जो रिसीव करेगा। क्लियर हो गया? अब आपके पास ये दो तरह के बैक्टीरिया हमने आपको दे दिए। अब ये दोनों बैक्टीरिया सबसे पहले एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? कांटेक्ट बनाएंगे। तो सपोज दिस इज द बैक्टीरिया जिसको हमने नाम दिया था एफ पॉजिटिव। क्लियर? ये जाके जुड़ेगा दूसरे बैक्टीरिया से जिसको हमने नाम दिया था एफ नेगेटिव। तो एक आपका एफ पॉजिटिव और एक आपका एफ नेगेटिव, दोनों बैक्टीरिया के बीच में क्या हुआ बेटा? कांटेक्ट हो गया। क्लियर? तो जिसके थ्रू इन दोनों बैक्टीरिया के बीच में कांटेक्ट होगा उसको यहाँ पर नाम दिया जाता है कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या बोला जाता है इसको? कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्लियर? अब ध्यान से समझते जाओ पूरा प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके पास। दोनों बैक्टीरिया हैं, वन इज एफ पॉजिटिव, अनदर इज एफ नेगेटिव। टेम्पररी टाइम के लिए, टेम्पररी मतलब थोड़े से टाइम के लिए दोनों ने आपस में कांटेक्ट बनाया। किसके थ्रू बनाया? कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में कौन हेल्प करेगा? इट विल बी फॉर्म्ड बाय द पिलाई। कौन बनाएगा ये कॉन्जुगेशन ट्यूब? पिलाई बनेंगे। तो एक बैक्टीरिया का पिलाई दूसरे बैक्टीरिया के पिलाई के साथ जुड़ा तो दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया। इस कनेक्शन को हमने क्या नाम दे दिया? कॉन्जुगेशन ट्यूब का। तो सबसे पहले तो बेटा ये ट्यूब बननी जरूरी है, सो दैट एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव दे कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर। क्लियर? अब जब आपके पास ट्यूब बन गई तो ये जो हमारे पास है ये तो बैक्टीरिया का खुद का जीनोम है, खुद का डीएनए है, ये तो क्लियर है आपको, ठीक है? लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पड़ा है वो क्या है? प्लाज्मिड। अब आपको मैंने बताया था कि प्लाज्मिड जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या होगा? कि वो अपने आप रेप्लिकेट करेगा, डुप्लीकेट करेगा, मतलब वो अपनी कॉपी बना सकता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है इस प्रोसेस के लिए। क्लियर? तो जैसे ही एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव दोनों का आपस में कांटेक्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब, उसी टाइम पे जो प्लाज्मिड है बेटा इट अंडरगो रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर दो कॉपीज आ जाएंगी किसकी? प्लाज्मिड की। So we have the two copies of plasmid. तो यहाँ पर हमारे पास आ गई copies of plasmid. क्लियर? अब एक जो कॉपी है वो तो पहले से यहाँ पर थी, लेकिन जो दूसरी कॉपी है वो बनी है। कैसे बनी है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके जो ये दोनों बैक्टीरिया हैं, सपोज दिस इज वन बैक्टीरिया एंड दैट इज अ सेकंड बैक्टीरिया, बोथ आर जॉइंड बाय द कॉन्जुगेशन ट्यूब। दोनों के पास खुद का अपना अपना डीएनए है, जीनोम है। अब जो एक कॉपी है वो ये बैक्टीरिया अपने अंदर रिटेन करेगा, और बेटा जो दूसरी कॉपी है प्लाज्मिड की वो ट्रांसफर करी जाती है सेकंड बैक्टीरिया को। क्यों? क्योंकि उसके पास वो कॉपी नहीं है, तो वो कॉपी लेगा डोनर से। तो ये हमारा एफ पॉजिटिव है जो कि यहाँ पर काम करेगा डोनर का, और ये हमारे पास है एफ नेगेटिव जो कि यहाँ पर काम करता है रिसिपिएंट का, क्योंकि वो रिसीव करेगा। क्लियर? तो जो कॉपी है प्लाज्मिड की वो ट्रांसफर हो गई। अब जितनी देर कॉन्जुगेशन चलती है, अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 मिनट का प्रोसेस है बेटा, तो इस पूरे प्रोसेस में आपका जो ये कॉपी है प्लाज्मिड का, ये एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव में क्या हो जाएगा? कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा।
तो जैसे ही कंप्लीट ट्रांसफर होगा, दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से हो जाएंगे सेपरेट, क्योंकि कॉन्जुगेशन ट्यूब टूट जाती है। कॉन्जुगेशन ट्यूब सिर्फ थोड़े टाइम के लिए बनती है, जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट होगा कॉन्जुगेशन ट्यूब टूट जाएगी। तो यू विल सी कि दोनों के पास जो खुद का जीनोम है, उसके अलावा दोनों के पास आ गई कॉपी ऑफ प्लाज्मिड। एक के पास तो पहले से ही थी, तो वो था हमारा F पॉजिटिव, लेकिन अब दूसरे के पास भी है, तो आप दूसरे को F नेगेटिव नहीं बोल सकते। अब आप दूसरे को भी यहाँ पर क्या बोलोगे, F पॉजिटिव। क्या बोला जाता है इसको, F पॉजिटिव। क्लियर। तो अगर आप देखो, ये जो F पॉजिटिव है, ये पहले क्या था, F नेगेटिव था, मतलब ये फीमेल था। आपने फीमेल को किसमें चेंज कर दिया, मेल में चेंज कर दिया। तो जब सेक्स चेंज होगा, यानी कि F नेगेटिव F पॉजिटिव में चेंज होगा, और यू कैन से कि जो फीमेल है वो मेल में चेंज होगा, तो इस प्रोसेस को यहाँ पर नाम दिया जाता है सेक्स डक्शन। क्या बोला जाता है इसको, सेक्स डक्शन। सेक्स डक्शन का मतलब होता है कि फर्टिलिटी फैक्टर के सक्सेसफुल ट्रांसफर की वजह से जो हमारा F नेगेटिव था वो F पॉजिटिव में चेंज हो गया, जो फीमेल थी वो मेल में चेंज हो गया, जो रिसिपिएंट था वो डोनर में चेंज हो गया। सो दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज कॉन्जुगेशन। क्लियर। तो ऐसी कॉन्जुगेशन को बोला जाता है F पॉजिटिव into F negative gives you F positive. Now this is the successful conjugation, जिसमें आपने F पॉजिटिव लिया मेल बैक्टीरिया, उसको आपने क्रॉस करवाया फीमेल बैक्टीरिया F नेगेटिव, सो दैट जब ये प्रोसेस खत्म हुआ तो F नेगेटिव किसमें चेंज हो गया, F पॉजिटिव में। तो सेक्स रिवर्स हुआ, और इसी वजह से हम इसको क्या टर्म देते हैं, सेक्स डक्शन। मेन मोटो क्या था, मेन मोटो था कि कॉपी ऑफ प्लाज्मिड, यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर, यानी कि जीन को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ बेटा कि जो रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होती है, जिसको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हो, पहली बात वो ट्रू नहीं है। ट्रू किस लिए नहीं है, क्योंकि पूरे प्रोसेस में देखो कोई गैमीट नहीं बना, सीधी सी बात है। पूरे प्रोसेस में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, नथिंग। पूरे प्रोसेस में कोई नया ऑर्गेनिज्म तक नहीं बना, तो आप इसको ट्रू नहीं बोल सकते, वेरी क्लियर। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप इसको क्यों बोल रहे हो, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, डक्शन में भी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है। दो पेरेंट्स के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर आप जीन का ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ पर भी जीन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर आप प्लाज्मिड की कॉपी ट्रांसफर कर रहे हो। तो रिप्रोडक्शन का अकेला मतलब ये नहीं होता कि आपने नया ऑर्गेनिज्म बनाना है। बेसिकली व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल, जीन या फैक्टर, इनका ट्रांसफर होना फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, from parent one parent to another parent, from one person to another person. This is the basic meaning of sexual reproduction, but it is not true because there is no formation of zygote and gamete. Point clear हो गया बेटा सब बच्चों को, तीनों टाइप क्लियर है। क्लियर हो गया तो जरा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका। हाँ जी बेटा, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? आज बच्चे कम है क्लास में, आई थिंक। समझ में आ गया रिप्रोडक्शन, तीनों टाइप क्लियर है। एक बार वापस इसको पढ़ लेना, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना। चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है मयंक का, देन व्हाई वी कॉलिंग इट एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई थिंक मयंक बेटा अब आपको आंसर क्लियर हो गया होगा कि आप इसको सेक्सुअल क्यों बोलते हो। ठीक है जॉन्सी मैम, ऑल दीज आर आर्टिफिशियल मेथड। बेटा ये वाला जो है ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप एक तरीके से, और जो ट्रांसडक्शन है, ये वाले दोनों मेथड आप मान सकते हो कि ये लैब में करे जाते हैं अंडर साइंटिफिक प्रोसीजर। ठीक है, जो नेचुरल तरीके से अपने आप बैक्टीरियल पॉपुलेशन में होता है वो मोस्ट कॉमन कॉन्जुगेशन है आपके पास।
ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, पर वो आप लैब में भी कर सकते हो। ट्रांसडक्शन हमेशा लैब में ही परफॉर्म किया जाता है अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, क्योंकि इसमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है। कॉन्जुगेशन बैक्टीरियल पॉपुलेशन में कॉमनली ऑपरेट होता ही रहता है नेचुरल तरीके से। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का बेटा? ओके, क्लियर हो गया आपको? अभी देखो, इसमें जो नेक्स्ट आप लोगों ने रिप्रोडक्शन के बाद एक लास्ट टॉपिक करना है किंगडम मोनेरा के जनरल फीचर में, वो आता है बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का। क्लियर? अब आ जाओ जरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर। इसकी मैंने पीपीटी बना दी है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखने वाला था, तो उतना मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगी, तो आई थॉट कि मैं पीपीटी बना देती हूँ, आप आराम से इसको पढ़ भी लोगे। पीडीएफ में भेज दूंगी आपको ग्रुप में। देखो बेटा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले तो आपने क्या करना है ना, बैक्टीरिया की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस बतानी है जिसमें हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे जिनसे हमें ये पता लगेगा कि बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप कभी भी अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की पढ़ते हो तो उसमें बेटा दो चीजें आती हैं, एक तो हार्मफुल एक्टिविटी आती है और एक यूजफुल एक्टिविटी आती है। और जितनी मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताऊंगी, ये सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्टिव में हो सकता है इसके कम क्वेश्चन आए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इसके भर भर के क्वेश्चन आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा देखो, सबसे पहले जो बैक्टीरिया के हम यहाँ पर एक्टिविटीज पढ़ते हैं उसमें हार्मफुल एक्टिविटीज आती है बेटा। हार्मफुल एक्टिविटीज में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिया है दैट इज अ स्पॉइलेज ऑफ द फूड। स्पॉइलेज ऑफ फूड में मतलब है कि जो भी आपके सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं, मतलब जो फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, वो सम टाइम खाने वाले जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनका स्पॉइलेज कर देते हैं, जैसे मीट, फ्रूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा, अगर आप उनको प्रॉपरली प्रिजर्व ना करो, ठीक है। सेकंड इसमें बताते हैं कि जो हार्मफुल एक्टिविटीज है उसमें एक आता है आपके पास फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग तो बेटा बहुत कॉमनली बच्चों को पता होगी। इसमें अवॉइड करा जाता है वो खाना जो ढका हुआ नहीं है, जो बाहर मार्केट में अनकवर्ड आपको मिलता है। तो जनरली बताया जाता है कि इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज अगर आप ऐसा खाना खाते हो तो दैट फूड मस्ट कंटेन द बैक्टीरिया। सो वो जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाएंगे, दे आर बेसिकली द पैरासाइट, so they start causing the disease and that is commonly known as what? Food poisoning. तो इसमें जो आपके सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया आपके खाने में टॉक्सिन प्रोड्यूस करके फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मोस्ट कॉमन आपके पास है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो सबसे कॉमनली फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। तो बेसिकली जो फूड पॉइजनिंग है बेटा, वो जनरली आपको उन खानों की वजह से होती है जो या तो अनकवर्ड है, ढके हुए नहीं है, या काफी दिनों पुराने हैं, जैसे बहुत बासी खाना है, या फिर जनरली वो खाना जो कैंड यानी कि पैक्ड फूड की फॉर्म में आपको मिलता है, वो फ्रेश ना हो, ठीक है, काफी पुराना हो, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ऐसा खाना आप कंज्यूम करते हो, इट रिजल्ट इनटू द फूड पॉइजनिंग। अब इसमें अनदर एग्जांपल जो बेटा यहाँ पर आपको दिया है, that is the example of the bacteria which is the Clostridium botulinum. क्लियर? ये जो डिजीज कॉज करता है वो भी फूड पॉइजनिंग है, लेकिन उस फूड पॉइजनिंग को नाम दिया जाता है botulism. So botulism is a kind of food poisoning which is caused by the bacteria botulinum. ठीक है। और अगर इसका टाइमली इलाज ना हो तो हो सकता है पर्सन की डेथ भी हो जाए, क्योंकि काफी डेंजरस होती है। इसके अलावा जो एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला एंट्राइडिस। देखो, अगर कहीं पर भी वर्ड बेटा एंट्रा आता है ना, एंट्राइडिस, एंटारी वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन, तो ये बेसिकली इफेक्ट करती है आपके इंटेस्टाइनल पार्ट को। तो इनसे जो फूड पॉइजनिंग होती है उसको कॉमनली नाम दिया जाता है साल्मोनेलोसिस। तो साल्मोनेलोसिस इज अ टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग व्हिच इज कॉज्ड बाय द साल्मोनेला। अब उसमें एक स्पीशीज है एंट्राइडिस और एक स्पीशीज है टाइफीम्यूरिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बैक्टीरिया है बेटा, वो डिट्रॉयशन भी करते हैं, खराब कर देते हैं डोमेस्टिक आर्टिकल्स को, जैसे कॉटन के फाइबर हैं, लेदर्स हैं, वुडन आर्टिकल्स हैं, इनको स्पॉइल कर देते हैं। अब इसमें आप बैक्टीरिया का एग्जांपल ले सकते हो, स्पाइरोकीटा, साइटोपेगा। देन डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ द सॉइल। अब आपने अगर प्रोसेस पढ़ा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है जो N2 एटमॉस्फेयर में है उसको नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दो, ताकि उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े और प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है।
अब एक प्रोसेस आपके पास होता है डीनाइट्रिफिकेशन, जिसका मतलब है कि जो भी नाइट्रेट नाइट्राइट सॉइल में प्रेजेंट है उसको वापस N2 में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। और अगर ये ज्यादा स्केल पे होने लग जाए तो इस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो इसमें जो एग्जांपल आपके पास है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और एक है माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, दो बैक्टीरिया है इसमें। फिर उसके बाद लास्ट इसमें आता है कि जो बैक्टीरिया है बेटा वो नंबर ऑफ डिजीज कॉज करते हैं, ये तो आपको पता ही है। ज्यादातर जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो जनरली डिजीज कॉज करते हैं क्योंकि वो पैरासिटिक नेचर के हैं। डिजीज मैन एनिमल प्लांट किसी में भी हो सकती है। और अगर आप इसका एग्जाम्पल देखो बेटा तो एग्जाम्पल में ये टेबल बना हुआ है सामने, ध्यान से देख लो। दिस इज द टेबल फॉर द ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। For example, first आपके पास है cholera, which is caused by the Vibrio cholera, then typhoid, Salmonella typhi, tetanus, Clostridium tetani, diphtheria, Corynebacterium diphtheriae, whooping cough, Bordetella pertussis, pneumonia, Diplococcus pneumoniae, tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, leprosy, Mycobacterium leprae, and bubonic plague, that is Pasteurella pestis. तो ये आपको 9-10 एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर। ये एग्जाम्पल बेटा ज्यादातर आती हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। मैंने आपको पहले ही बोला भर भर के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आगे जाके जब आप +2 में बायो पढ़ोगे तो बैक्टीरिया के ऊपर एक प्रॉपर अलग से चैप्टर आ जाता है एक इम्पोर्टेंस के ऊपर। तो ये कॉमन टॉपिक है +1 +2 दोनों का, तो चांसेस भी हैं क्वेश्चन आने के ज्यादा। तो ये एग्जाम्पल्स बेटा आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, क्लियर। इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल जो बहुत बार पूछी जाती है जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें एक कॉलरा है आपके पास, टाइफाइड है, टेटनस है, डिप्थीरिया है और एक आपके पास निमोनिया एंड टीबी। ये तो मतलब अभी बहुत अच्छे से आपको लर्न करने ही है, क्लियर। अब इसमें जो नेक्स्ट आता है बेटा उसमें यूजफुल एक्टिविटीज आ जाती हैं बैक्टीरिया की। मैं चैट बॉक्स लास्ट में चेक करूंगी, आप अपने क्वेश्चन डालते जाओ जो जो डाउट्स आ रहे हैं आपको। यूजफुल एक्टिविटीज में बताते हैं कि जैसे बैक्टीरिया है वो डिकम्पोजिशन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर का, तो उससे आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि जो आपकी आसपास एनवायरनमेंट में जितना भी डेड मटेरियल है, डेड बॉडीज है, वो इजिली डिके हो जाएंगी, तो आपका एनवायरनमेंट बेटा उससे क्लीन रहेगा। इसीलिए बैक्टीरिया को कॉमनली यहाँ पर नाम दिया जाता है नेचर स्क्वेंजर्स, क्योंकि वो नेचर को एक तरीके से क्लीन करने का काम करते हैं। और पर्टिकुलरली कौन से बैक्टीरिया, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, क्लियर। उसके बाद आता है सीवेज डिस्पोजल, यानी कि आपका जो जितना भी सीवेज का वेस्ट मटेरियल है उसको भी ऑटोमेटिकली बेटा कौन डिकम्पोज करता है, बैक्टीरिया। अदरवाइज देखो अगर वो वेस्ट डिकम्पोज ना हो तो वो तो वेस्ट इकट्ठा होता रहेगा ना, और उससे आपका ह्यूमन का सर्वाइवल हो जाएगा मुश्किल। फिर एक प्रोसेस आपके पास आता है बेटा अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन जो है उसमें देखो होता क्या है, अमाइनो एसिड को रिड्यूस्ड किया जाता है अमोनिया में, दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। लाइक जैसे आप प्रोटीन खाते हो ना, तो जो प्रोटीन आपकी बॉडी में टूटता है तो वो किस में टूटता है, अमाइनो एसिड में। उन्हीं अमाइनो एसिड को रिड्यूस्ड किया जाता है अमोनिया में, ताकि बैक्टीरिया उनको अपने बेनिफिट के लिए या दूसरे अपने होस्ट के बेनिफिट के लिए यूज कर सके। फिर साथ ही एक प्रोसेस आता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया को नाम दिया जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिनका काम होता है अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करो। और आपको पता है कि जो नाइट्राइट या नाइट्रेट है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें दो सेट ऑफ बैक्टीरिया हैं। पहले सेट में है नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोसोकोकस, ये अमोनिया को किस में ऑक्सीडाइज करेंगे, नाइट्राइट में। फिर एक सेट आता है नाइट्रोसिस्टिस एंड नाइट्रोबैक्टर, ये बने हुए नाइट्राइट को फर्दर किस में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट्स में। यानी कि पहले स्टेप में अमोनिया कन्वर्ट्स इनटू नाइट्राइट, देन नाइट्राइट कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रेट। दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट बैक्टीरिया, क्लियर। तो ये है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट इसमें आता है बेटा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी हैं, लेकिन उनके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अजोटोबैक्टर, बेजरिंकिया, देन क्लॉस्ट्रीडियम।
ये सारे क्या है बेटा, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगर मैंने देखो इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बोला तो मतलब ये नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, और मैंने इनको फ्री लिविंग बोला तो फ्री लिविंग का मतलब कि ये किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं बनाते हैं। विदाउट एनी एसोसिएशन दे हेल्प इन फिक्सिंग द नाइट्रोजन। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं बेटा जो सिम्बायोटिक फिक्सेशन करते हैं, मतलब दे फॉर्म एसोसिएशन विद द होस्ट, देन दे कॉजेस द नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल आपने पढ़ा था यहाँ पर राइजोबियम का, जो आपको मिलता है रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनियस प्लांट। क्लियर? उसके अलावा अगर आपने इतनी सारी एग्जाम्पल याद नहीं करनी है तो बेटा कम से कम राइजोबियम का एग्जाम्पल याद कर लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। बाकी एग्जाम्पल आप आगे जाके और डिटेल में कर लेना। अभी फॉर द टाइम बिंग जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द राइजोबियम विच इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। और अगर कोई फ्री लिविंग पूछेगा तो फ्री लिविंग में टोटल 3 एग्जाम्पल है, अजोटोबैक्टर, बेजरिंकिया एंड क्लॉस्ट्रीडियम। फिर सेकंड इसमें आता है बेटा मैन्योर एंड गोबर गैस। अब आपको पता है कि जो मिथेनोजन्स हैं विच आर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, गोबर गैस प्लांट होते हैं ना, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है जहाँ पे, ठीक है, तो बायोगैस प्लांट बोलते हैं उनको। तो ऑब्वियसली बायोगैस प्लांट में जिन बैक्टीरिया को यूटिलाइज किया जाता है वो बेसिकली आप लोगों के हैं मिथेनोजन्स विच आर द मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। और इवन जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है, सैप्रोफिटिक का मेन काम होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करो। तो जितना डिकम्पोजिशन होगा उतना ही हमारे पास गैस का प्रोडक्शन होगा, और वो जो गैस है वो बाकी पर्पस के लिए यूज करी जा सकती है। फिर इसके अलावा आता है डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री में तो बेटा बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे दूध से दही बनाना, इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल में कर्ड बनाई जाती है, कर्ड को सेल आउट किया जाता है ह्यूमन पर्पस के लिए, क्लियर, बेनिफिट के लिए। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, जिसको बहुत ही हाई स्केल पे यूज किया जाता है फॉर कन्वर्टिंग द मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क अगर कर्ड में कन्वर्ट होती है तो बेसिकली होता क्या है, मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट है वो कौन सी शुगर है आपके पास? लैक्टोज शुगर, जिसके कारण अगर आप विदाउट शुगर मिल्क लेते हो तो मिल्क हल्का सा आपको मीठा लगता है पीने में, बिकॉज इट कंटेन लैक्टोज शुगर। तो जब ये बैक्टीरिया इस मिल्क के ऊपर एक्ट करेगा तो ये लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करता है एसिड में, दैट इज लैक्टिक एसिड। और जब शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गई तो मतलब मिल्क से क्या बन गया? दही। सो दिस इज बेसिकली फॉर कर्ड प्रोडक्शन। इसके अलावा जो विनेगर है, विनेगर आई थिंक आप लोगों को पता होगा, सिरका है जो प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता है, घरों में अचार वगैरह में यूज भी होता है बेटा, क्लियर। तो जो विनेगर है वो बेसिकली क्या है? केमिकली एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर प्रोडक्शन में जो बैक्टीरिया एक्सटेंसिवली यूज होता है बेटा, उस बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बैक्टीरिया का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, which bacteria used in the production of vinegar, then Acetobacter aceti। बस इतना ही याद रखना है इसमें। फिर उसके बाद आता है अल्कोहल एंड एसीटोन प्रोडक्शन। अल्कोहल प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, ठीक है। और किससे अल्कोहल प्रोडक्शन होती है बेटा? मोलासिस से। मोलासिस क्या होता है? शुगर केन होता है ना, गन्ना। तो गन्ने का जो रिमेनिंग मटेरियल होता है, जो जूस वगैरह निकालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर उसमें से क्रिस्टलाइजेशन होती है, तो जो भी मास प्रोड्यूस होता है उसको मोलासिस बोलते हैं, जिसकी फर्मेंटेशन की वजह से हमारे पास होता है अल्कोहल का प्रोडक्शन। तो इसमें जो बैक्टीरिया कॉमनली यूज होता है दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोबुटाइलिका। क्यूरिंग ऑफ टी, टोबैको एंड कॉफी लीफ। क्यूरिंग का मतलब होता है कि आपने एक तरह से चाय के पत्ते, कॉफी के पत्ते, टोबैको लीफ के पत्तों को प्रिजर्व करना है लंबे टाइम के लिए, ताकि जो उनकी खुशबू है, उनका टेक्सचर है बेटा, वो लंबे टाइम के लिए वैसा ही मेंटेन रहे, उनका टेस्ट वैसा मेंटेन रहे। तो प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्यूरिंग। तो क्यूरिंग करने के लिए जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है दैट इज बैसिलस मेगाथीरियम, जिसकी वजह से उनमें वो प्रॉपर फ्लेवर डेवलप होता है, कॉफी का फ्लेवर, टी का फ्लेवर या तंबाकू का फ्लेवर। फिर आपके पास आता है बेटा रैटिंग ऑफ फाइबर। रैटिंग का मतलब होता है कि जब हम प्लांट से फाइबर्स निकालते हैं, फिर उन फाइबर से हम कपड़ा बनाते हैं, कॉटन का कपड़ा, जूट का कपड़ा,
तो दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज व्हाट, रेटिंग। क्लियर? तो रेटिंग में हमने क्या करना है, फाइबर निकालना है प्लांट से और विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें जो कॉमन बैक्टीरिया यूज होते हैं दैट इज वन स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंट और एक आता है क्लोस्ट्रीडियम। दोनों में से कोई भी एक आप अच्छे से याद कर। क्लीनिंग ऑफ हाइड्स, हाइड्स होते हैं बेटा जो एनिमल्स की स्किन वगैरह होती है, ठीक है, उनको क्लीन अप करा जाता है ताकि उनको आगे जाके यूज करा जा सके, जैसे लेदर प्रोडक्शन में या किसी और आर्टिकल को बनाने में उनको यूज किया जाता है। तो क्लीनिंग के टाइम पे उनके हाइड्स में जो फैट है, हेयर है या जो बाकी उनमें अटैच्ड टिश्यू होते हैं उनको निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर? फिर उसके बाद आता है विटामिन प्रोडक्शन। बहुत सारे बैक्टीरिया बेटा विटामिन प्रोड्यूस करते हैं। बेस्ट एग्जांपल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इस्ट्रेशिया कोलाई, जो आपकी बॉडी में रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में और क्या बनाता है, विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्लियर? सेम वे में अनदर बैक्टीरिया बैसिलस मेगाथीरियम कौन सा विटामिन बनाता है, विटामिन B12। और एक हमारे पास है क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिका, कौन सा विटामिन बनाता है, विटामिन B2। तो कोई भी एक या दो एग्जांपल आप अच्छे से कर लो। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि बैक्टीरिया किस चीज की प्रोडक्शन में यूज होते हैं, एंटीबायोटिक। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, दे आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंड यू नो एंटीबायोटिक आर यूज्ड फॉर क्यूरिंग द लार्ज नंबर ऑफ द डिसीज। जो सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी वो पेनिसिलिन थी, लेकिन वो निकली थी फंगस से, बैक्टीरिया से नहीं मिली थी। किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग ने। और किस फंगस से निकाला था, पेनिसिलियम नोटेटा। तो ये बेटा थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिटेल है जो आपने करना है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किंगडम का। वो आपके पास है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और यू कैन से कि इसमें आपने क्या करना है, बैक्टीरिया को क्लासिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताते हैं कि बैक्टीरिया जो है बेटा हम उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास वो बैक्टीरिया है जो मॉडर्न है, जो ट्रू माने जाते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास है आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया को प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है क्योंकि वो सबसे पुराने हैं, सबसे पहले आए थे अर्थ पे जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो उस हिसाब से वो बहुत पुराने माने जाते हैं। सो दे आर द प्रिमिटिव बैक्टीरिया। उनके बाद जो बने वो हमारे मॉडर्न यानी कि ट्रू बैक्टीरिया है विच आर कॉल्ड द यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में जो कॉमन एग्जांपल आप अभी पढ़ोगे उसमें आपके पास है ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द साइनोबैक्टीरिया, देन सेकंड माइकोप्लाज्मा एंड थर्ड यू हैव द एक्टिनोमाइसीट्स। क्लियर? अब यहाँ पर हम मूव करते हैं सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप को हमने यहाँ पर नाम दिया बेटा आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया को पहली बार प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है और इसमें टोटल 3 टाइप्स आती हैं। फर्स्ट टाइप आती है मेथानोजन, सेकंड आपके पास है हेलोफाइल एंड थर्ड आता है थर्मोएसिडोफाइल्स। क्लियर? अब इनकी टाइप्स जो है वो आपने डिटेल में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले इनका समझ लो जरा। आर्के बैक्टीरिया को बेटा यहाँ पर जो नाम दिया जाता है, एक तो इनको प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सेकंड इनको बोला जाता है एक्सट्रीमोफाइल्स। अगर एक वर्ड इनको डिफाइन कर सकता है देन दैट वर्ड इज एक्चुअली एक्सट्रीमोफाइल। अब एक्सट्रीमोफाइल में जो एक्सट्रीमो वर्ड है दैट इज कमिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम मतलब ऐसी कंडीशन जहां पर नॉर्मली बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते हैं लेकिन वहां पर आर्के बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं। सो दोज आर कॉल्ड एक्सट्रीम कंडीशन। क्लियर? और कहीं पर भी अगर वर्ड फाइल आता है बेटा तो फाइल का बेसिकली मतलब होता है लविंग। सो दीज बैक्टीरिया एक्चुअली लव द एक्सट्रीम कंडीशन। मतलब ये बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में। सो दे आर कॉल्ड एक्सट्रीमोफाइल्स। क्लियर? अब जिन कंडीशन में आर्के बैक्टीरिया आपको मिलते हैं उन कंडीशन में नॉर्मली यू बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि आर्के बैक्टीरिया में ऐसा क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से दे कैन सरवाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन। क्लियर? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर पूछा गया कि आर्के बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों मिल पाते हैं, तो एक तो बेटा उसका रीजन हमारे पास आता है सेल वॉल और सेकंड रीजन हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। तो यानी कि उनकी सेल वॉल और उनकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नॉर्मल बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से टोटली डिफरेंट है, जिसकी वजह से दे हैव द एबिलिटी टू विथस्टैंड विद द एक्सट्रीम कंडीशन जहां पर नॉर्मली बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करी जाए इनकी सेल वॉल की, क्लियर,
तो सेल वॉल में ऐसा क्या है? अब आपने देखो पूरा बैक्टीरिया पढ़ा, आपने जनरल बैक्टीरिया का सेल भी पढ़ा, आपने पढ़ा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो मेन कंपोनेंट हम लेके चलते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन है, व्हिच इज आल्सो नोन एज द म्यूरिन। पढ़ा हुआ है ना आपने? अब इनके केस में होगा क्या? पहली बात तो बेटा इनके केस में जो पेप्टिडोग्लाइकन है और व्हिच इज आल्सो नोन एज द म्यूरिन, वो इनकी सेल वॉल में टोटली क्या होगा? एब्सेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट कि जो आपके आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल है, उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन यानी कि म्यूरिन क्या है? टोटली एब्सेंट। इसके अलावा इनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होगा? The cell wall contain the polysaccharide and it contain the protein. इनकी सेल वॉल में दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से हैं? पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज पेप्टिडोग्लाइकन यानी कि म्यूरिन टोटली एब्सेंट है। उल्टा इनकी वॉल में क्या प्रेजेंट है? पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन। पॉलीसैकेराइड का मतलब है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसी को बोला जाता है, उसी की टाइप है। प्रोटीन आपको पता है कंपाउंड है। इन दोनों को मिला के बनती है सेल वॉल आर्के बैक्टीरिया की। एक तो बेटा ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है? अब इनकी वजह से क्या होगा कि जो सेल वॉल है इट इज वेरी हार्ड एंड रिजिड। सेल वॉल का नेचर कैसा होता है? हो जाता है हार्ड एंड रिजिड। तो हार्ड हो जाती है सेल वॉल, रिजिडिटी आ जाती है, जिसकी वजह से सेल वॉल टूटती नहीं है, किसी भी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो ओवरऑल जो आपका ऑर्गेनिजम्स है दे रिमेन्स टू बी प्रोटेक्टेड इन द एक्सट्रीम कंडीशन। क्लियर? अब सेकंड जो पॉइंट इसमें वो सेल मेम्ब्रेन का है। अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन की यहाँ पर बात करें देन व्हाट कुड बी द सेल मेम्ब्रेन, मतलब स्ट्रक्चर। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि बैक्टीरिया में हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, मेन दो कंपोनेंट है, ठीक है? नो डाउट यहाँ पर भी जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। यहाँ पर भी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? प्रोटीन एंड लिपिड्स की, सेम कंपोजिशन। क्लियर? फर्क कहाँ पर आता है? फर्क ये है बेटा कि जो लिपिड आपको यहाँ पर मिलेगा वो कैसा मिलता है? ब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड। बेसिकली जो लिपिड है बेटा वो फैट है, ठीक है? फैट है ना आपके पास। फैट की बेसिक यूनिट का नाम क्या होता है? फैटी एसिड। फैटी एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ द फैट, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लिपिड। उन्हीं फैटी एसिड में कुछ फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, कुछ फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। तो उन्हीं सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर ब्रांच्ड चेन प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? इट बिकम हार्ड। क्लियर? एंड इट बिकम हार्ड, अगर वो हार्ड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली किसी भी एडवर्स कंडीशन का इफेक्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं पड़ेगा एंड ऑर्गेनिजम्स रिमेन्स टू बी प्रोटेक्टेड। तो एक चीज पहली बात कि आर्के बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। टोटल 3 टाइप्स है, मेथानोजन, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल। इनको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? एक्सट्रीमोफाइल, बिकॉज दे लव द एक्सट्रीम कंडीशन। अब ये मतलब जो अडेप्टेशन है कि आपको एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं वो किस वजह से है? ड्यू टू द डिफरेंस इन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन टोटली एब्सेंट, क्या प्रेजेंट होगा? पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन, सो इट मेक्स द लेयर टू बी हार्ड एंड रिजिड। सेल मेम्ब्रेन में नो डाउट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं, बट व्हिच काइंड ऑफ द लिपिड्स आर देयर? ब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड्स। उसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? अगेन हार्ड हो जाती है। अगर आपने बेटा प्रॉपर ब्रांच्ड चेन लिपिड समझना है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लिपिड का एक प्रॉपर चैप्टर है आपका +1 में, जब वहां जाएंगे तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ इतना याद रखो। क्लियर? तो इन दोनों की वजह से जो आर्के बैक्टीरिया है दे कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द एक्सट्रीमोफाइल। अब अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन की बात करो बेटा तो एक्सट्रीम कंडीशन में आपके पास आ जाता है हॉट सल्फर स्प्रिंग। हॉट सल्फर स्प्रिंग वगैरह जैसे आप मणिकरण वगैरह जाते हैं ना तो वहां पे आपने सुना भी होगा गर्म पानी के छोटे छोटे वो बने हुए हैं, स्प्रिंग्स बने हुए हैं वहां पर। बेसिकली दे आर द हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। क्लियर? फिर उसके बाद आपके पास जो सॉल्ट लेक होती है, सॉल्ट लेक मतलब
वो लेक जिनमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और या फिर जहां पर आप लोगों के पास होते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब जहां पर वॉल्केनो वगैरह फटते रहते हैं, तो उस वाले एरिया में, मतलब ये सारी एक्सट्रीम कंडीशन है। अब इन एक्सट्रीम कंडीशन में सिर्फ आपको कौन मिलता है, आरके। यू बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव, और आरके वहां पर सर्वाइव क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनका डिफरेंस है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन का, दोनों लेयर हार्ड एंड रिजिड है, सो ओवरऑल इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द गिवन ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन। तो बिफोर गोइंग फॉर द डिटेल ऑफ द आर्के बैक्टीरिया, बेटा आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए वो पहले ये पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका जल्दी से। हाँ जी, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा। अच्छा, अभी देखो इसके बाद हम लोगों ने आर्के बैक्टीरिया को यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आर्के बैक्टीरिया में टोटल आपके पास 3 टाइप्स आती है। तो जरा मैं यहाँ पर टेबल बनाने लगी हूँ, ध्यान से आप लोग समझ लेना जरा इसको। फर्स्ट जो टाइप आप लोगों के पास आती है दैट इज नोन एज मेथेनोजेंस, क्लियर। फिर सेकंड जो टाइप आपके पास है उनको नाम दिया जाता है हेलोफाइल्स, और जो थर्ड टाइप आप लोगों के पास है दोस आर कॉल्ड थर्मो एसिडोफाइल्स। तो ये टोटल 3 टाइप है आपके पास आर्के बैक्टीरिया की। अब मैं वन बाय वन समझा रही हूँ, तो ध्यान से पहले समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथेनोजन की बात करते हैं। मेथेनोजन में मेथेनो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द मीथेन गैस। जेन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, क्लियर। जेन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। तो इनको बोला जाता है मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया है आपके पास, ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। So that is why it is known as what, methanogen, because they are the methane producing bacteria. Clear? दूसरी बात, अगर आप देखो कि which kind of the nutrition they have, तो न्यूट्रिशन जो इनमें आपको मिलेगा बेटा दैट इज कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन आपको मिलता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज कीमो ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर अगर आप ये देखो कि इनमें किस टाइप की रेस्पिरेशन होती है बेटा, तो रेस्पिरेशन के हिसाब से इनको बोला जाता है ऑब्लिगेट एनाएरोब्स। क्या बोला जाता है इनको, ऑब्लिगेट एनाएरोब्स। अब मैं सिर्फ कैटेगरी का नाम लिखूंगी, मैं वापस से पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगी। अगर मैंने लिखा ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी। एनाएरोबिक का मतलब क्या बताया था मैंने, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस हुआ तो इनकी डेथ हो जाएगी, बिकॉज इनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन कैसा है, ऑब्लिगेट एनाएरोब। न्यूट्रिशन कैसा है, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। पॉइंट इज क्लियर। अब अगर ये पूछा जाए कि नेचर में ये कहाँ कहाँ आपको मिलते हैं और क्या क्या इनका मेन काम रहता है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये बेसिकली आपको मिलते हैं मार्शी एरियाज में, क्लियर। मार्शी एरियाज जहाँ गंदगी है, बहुत सारा कीचड़ वगैरह होता है, ठीक है, या जहाँ बहुत सारा डिकम्पोज्ड मटेरियल काफी टाइम से पड़ा है, वहां पर एनाएरोबिक कंडीशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, तो वहां पर ये बहुत जल्दी ग्रो करती है, क्लियर। फिर उसके बाद जैसे काउडंग वगैरह का मतलब कलेक्शन एरियाज हो, जहां पर काउडंग वगैरह इकट्ठा किया जाता है, वहां पर ये बहुत कॉमनली आपको मिलते हैं। और इवन दे आर प्रेजेंट इन द बायोगैस प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो यहाँ पर बेटा बायोगैस प्लांट बहुत लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं, और बायोगैस प्लांट को जो फार्मर्स हैं वो यूज भी करते हैं। बायोगैस प्लांट में होता क्या है कि जितना भी कैटल्स का वेस्ट मटेरियल होगा उसको बायोगैस प्लांट में इकट्ठा कर दिया जाता है और उसको कवर अप रखते हैं पूरा बंद। उसकी वजह से उस प्लांट के अंदर एनाएरोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो वहां पर मेथेनोजन ग्रो कर जाते हैं। देन मेथेनोजन उस वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे, क्लियर,
उसके बाद वहां पर वो गैस का प्रोडक्शन करेंगे एंड दैट गैस इज बेसिकली नोन एज व्हाट, बायोगैस, व्हिच इज बेसिकली मीथेन गैस, जिसको लोग यूज करते हैं फॉर मैनी पर्पस, लाइक फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पस एंड फॉर अदर पर्पस। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो बैक्टीरिया हैं ये बेसिकली आपको कहाँ मिलते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप बोलोगे कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं? रूमिनेंट्स बेटा जो एनिमल्स घास वगैरह के ऊपर फीड करते हैं, जैसे काओ बफलो वगैरह हो गया, ठीक है, जिनको हम कैटल्स की फॉर्म में डोमेस्टिकेट भी करते हैं, तो उनको रूमिनेंट्स बोला जाता है, बेसिकली ग्रेजिंग एनिमल्स। तो उनके स्टमक में कौन प्रेजेंट है? मिथेनोजन। तो मिथेनोजन अगर उनके स्टमक में प्रेजेंट है तो वहां पर करेंगे क्या? बेसिकली बेटा वहां पर जो बैक्टीरिया है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। द नेम ऑफ द एंजाइम इज सेल्यूलेज। क्या नाम है एंजाइम का? सेल्यूलेज। और यही सेल्यूलेज आगे जाके किस काम में यूज होगा? इट इज यूज्ड फॉर द सेल्यूलोज डाइजेशन। ठीक है, अब अगर घास वगैरह वो खाते हैं तो मतलब वो डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम कर रहे हैं। आप डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम कर सकते हो कच्चा ऐसे ही? ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज दे कंटेन हैवी अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज। आपकी बॉडी में सेल्यूलोज को तोड़ने वाला एंजाइम नहीं है, इट इज टोटली एब्सेंट इन ह्यूमन बॉडी, सो यू कैन नॉट डायरेक्टली डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, क्लियर? बट द ruminants or the grazing animals, they can digest the cellulose because they contain bacteria which are methanogen। कहां पर? उनके स्टमक में। कौन सा एंजाइम वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे? सेल्यूलेज। और ये सेल्यूलेज किसका डाइजेशन करवाता है? सेल्यूलोज का। सो दिस आर द पॉइंट रिगार्डिंग द मिथेनोजन। तो ये आपने बेटा याद रखने हैं मिथेनोजन्स के, क्लियर? अब उसके बाद आ जाते हैं सेकंड कॉलम में, हेलोफाइल्स का है। हेलोफाइल्स में हेलो वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट, क्लियर? फाइल्स का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लविंग। So these are basically the salt loving bacteria। क्या बोला जाता है इनको? Salt loving bacteria, clear? अब अगर salt loving bacteria है बेटा तो इनका हैबिटेट भी ऐसा ही होगा, मतलब ये आपको वहां मिलेंगे जहां सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा है, नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आती है सॉल्ट लेक, मतलब जिन लेक्स में सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। फिर आपके पास आता है ब्राइन वाटर। ब्राइन वाटर मींस नमकीन पानी, ठीक है, तो वहां पर ये वाले बैक्टीरिया आपको ऑटोमेटिकली ज्यादा मिलेंगे। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो बेटा न्यूट्रिशन में बेसिकली इनको बोला जाता है कीमो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर? अब अगर आप लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ है बैक्टीरिया में तो यहाँ पर मैंने लिखा कीमो हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो लग गया तो खाना खुद नहीं बना रहे, ठीक है, डिपेंड है दूसरों के ऊपर, इतना तो क्लियर है। लेकिन कीमो वर्ड का यहाँ पर मतलब क्या है? कीमो का मतलब समझाती हूँ जरा। कीमो में अगर देखा जाए बेटा तो सबसे पहले क्या होगा कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली एक पिगमेंट डेवलप होगा। दैट पिगमेंट इज नोन एज बैक्टीरियोरोडोप्सिन। कौन सा पिगमेंट डेवलप होता है? बैक्टीरियोरोडोप्सिन, क्लियर? नाउ दिस इज द पिगमेंट जो डेवलप होगा इनकी सेल मेम्ब्रेन में, कब? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में इनके मेम्ब्रेन में ये पिगमेंट डेवलप हुआ। अब इस पिगमेंट की हेल्प से ये क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस पिगमेंट ये क्या करते हैं? दे कैप्चर द सनलाइट, सनलाइट को कैप्चर करते हैं एंड मेक द एटीपी। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एटीपी। यानी कि ये डायरेक्टली एटीपी बना रहे हैं, समझे? लेकिन इस एटीपी को बनाने के बाद वो इस एटीपी को खाना बनाने के लिए यूज नहीं करेंगे, इस एटीपी को वो डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे फॉर परफॉर्मिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सो एक तरीके से नो डाउट दे आर कैप्चरिंग द सनलाइट, दे आर कन्वर्टिंग द सनलाइट इनटू द एटीपी। सो यू कैन यूज द वर्ड कीमो, बट that ATP is not used for making the food material. That is why they are called heterotrophic in nature. ठीक है, ये पॉइंट जरा यहाँ पर आपको क्लियर करना पड़ेगा। हीमो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये नहीं कि खाना खुद बना रहे हैं,
बेसिकली दे आर यूजिंग द सनलाइट विद द हेल्प ऑफ दिस पिगमेंट। सनलाइट भी क्यों कैप्चर कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पिगमेंट है, ये नहीं होता तो वो काम भी नहीं कर पाते। अब उस सनलाइट को कैप्चर करके ये क्या कर रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं। बट दिस एटीपी इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग द फूड। फूड कैसे बनता है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए रिक्वायर्ड सनलाइट, यू रिक्वायर पिगमेंट so that you can make the organic food. They cannot fix the carbon dioxide, उतनी ability उनमें नहीं है, but they can make the ATP and directly use the ATP. Clear? So that point of view से इनका mode of nutrition आता है chemoheterotropic nutrition. और अगर इनका बेटा मोड ऑफ रेस्पिरेशन देखा जाए तो अगेन इनको बोला जाता है ऑब्लिगेट एंड एरोब्स। सीधी सी बात है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही आपको मिलेंगे। और अगर आपने इसमें एग्जांपल देना है तो एग्जांपल में यू कैन राइट डाउन हेलोबैसिलस। क्लियर? अब लास्ट कॉलम कौन सा है, थर्मोएसिडोफाइल। थर्मोएसिडोफाइल में थर्मो वर्ड कहां से आता है, टेम्परेचर। थर्मो वर्ड कहां से आता है, टेम्परेचर। एसिडो वर्ड कहां से आता है, एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन का मतलब क्या होगा, लो पीएच। सो दीज आर टेम्परेचर एंड लो पीएच लविंग बैक्टीरिया। मतलब ये बैक्टीरिया आपको उन जगहों पे मिलेंगे जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा, जहां हमारे जैसे नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, और वहां पर एसिडिक कंडीशन है, पीएच भी बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन बेटा कहाँ होती है, ऐसी कंडीशन या तो आप लोगों को मिलती है वॉल्केनिक इरप्शंस में, मतलब जहां लगातार वॉल्केनो फटता रहता है, ठीक है, या फिर जो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स हैं वहां पर भी आपको मिल सकते हैं। क्लियर? और यहाँ जो आपकी कोल माइंस हैं वहां पर ही आपको मिल सकते हैं, बिकॉज वहां पर टेम्परेचर रहता है मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से मोर देन 100, और पीएच अराउंड हमारे पास रहता है 2। सो एसिडिक मीडियम, very high temperature, it will always prefer the growth of the thermoacidophiles bacteria. हॉट सल्फर स्प्रिंग एक ऐसी जगह है जहां पर सल्फर का कंटेंट बहुत ज्यादा है और एक्सट्रीम हॉट है, तो वहां पर बेटा हेलोफाइल्स भी इवन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये इन दोनों का एक कॉमन हैबिटेट माना जाता है। अब अगर हम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो दे आर बेसिकली कीमो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है तो मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यू नो इट बेटर। अगर मोड ऑफ रेस्पिरेशन पूछा जाए तो इनको बोला जाता है फैकल्टेटिव एंड एरोब्स। अब देखो फैकल्टेटिव एंड एरोब्स लिखा है मैंने। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, सम टाइम। एनारोब का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब नॉर्मली ये बैक्टीरिया कैसे हैं, नॉर्मली ये एरोबिक है, ठीक है, दे यूज ऑक्सीजन। बट अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिलता है तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। सो दे आर कॉल्ड फैकल्टेटिव एंड एरोब। पॉइंट इज क्लियर? तो ये अगर इसमें एग्जांपल देना है, example you can write down the thermoplasma. So this is basically the example of the bacteria which comes under the thermoacidophiles. Clear? तो एक आप लोगों के पास आते हैं मेथैनोजेंस, एक आते हैं हेलोफाइल्स और एक इसमें आते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। तो ये तीनों टाइप किसके अंदर आती हैं, आर के बैक्टीरिया के अंदर। मेथैनोजन की दो चीजें याद रखो, मार्शी एरिया, cow dung area, biogas plant, where they help in the production of biogas, that is commonly the methane gas. They are also present in the stomach of ruminants, which are the grazing animal. Here they produce the enzyme cellulase, which digest the cellulose. Halophiles are the salt-loving bacteria, so they are mostly present in the salt lake, brine water, and even in the hot sulfur spring also. वहां भी मिल सकते हैं, there is no problem. Chemoheterotropic nutrition, obligate and aerobes. सनलाइट में मेम्ब्रेन में कौन सा पिगमेंट आएगा, बैक्टीरिया और रhodopsin कैप्चर करेगा सनलाइट को, फिर ये बनाते हैं एटीपी। बट दिस एटीपी इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग द फूड, इट इज नॉट यूज्ड फॉर फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, सो दे आर हेटेरो नॉट ऑटो। थर्मोएसिडोफाइल्स कहाँ मिलेंगे, जहां होगा हाई टेम्परेचर एसिडिक कंडीशन।
मोर देन 80 डिग्री, इवन मोर देन 100, ठीक है, अबव 100 भी हो सकता है, pH 2, अप्रोक्सीमेट 2, एसिडिक कंडीशन, कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फैकल्टेटिव एनारोब्स, एग्जांपल इज थर्मोप्लाज्मा, ठीक है। तो इनके लिए एक और चीज याद रखनी है कि आरके बैक्टीरिया को बोला जाता है लिविंग फॉसिल। Now this is very important from competitive point of view. Sometime वहाँ पे पूछ लिया जाता है आरके बैक्टीरिया also known as living fossil, क्योंकि एक तो बहुत पुराने हैं, प्रिमिटिव है और अभी तक एग्जिस्ट करते हैं, so they are commonly known as living fossil. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जरा। वो हो भगीरथ सिंह है क्या? अंशिका बेटा, आपका क्वेश्चन का आंसर आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। मयंक ने क्वेश्चन पूछा है फॉर फिक्सिंग अमोनियम। मयंक बेटा, ये आपने किसके लिए पूछा था? बायोगैस प्लांट में बेटा अमोनियम नहीं फिक्स होता है, अमोनिया फिक्सेशन नहीं होगा, देयर इज नो अमोनिया फिक्सेशन। बेसिकली बायोगैस प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है फॉर्मिक एसिड, इट इज अ काइंड ऑफ द एसिड, दोनों को फिक्स किया जाता है टू प्रोड्यूस मीथेन गैस, इट इज अ बायोगैस, ठीक है। अमोनियम का फिक्सिंग नहीं होगा इसमें। और कोई क्वेश्चन इस लेक्चर में बेटा किसी बच्चे को?